जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे और अपने जो सिलेबस है उसे बस अब पूरा कर ही लिए होंगे। और जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली ये MCQ बैच आप उसे देख रहे होंगे। चलिए उसी क्रम में आज आपका डे है 34। कौन सा वीडियो है आपका? ये 34वां नंबर का वीडियो है और ये भी आपका फिजिक्स ही है। चलिए इसके टॉपिक्स को मैंने कल बता दिया था, हीट होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। ठीक है, पहेली ने पाया कि उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बूझो का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। दोनों का शरीर का जो तापमान है वो आपका सामान्य दिया गया है। एक मिनट थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2। इसमें 100 दिया हुआ है, 100, अच्छा सॉरी, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट पैमाने में 50 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका फॉर्मूला है, इसे देख लीजिए, सूत्र है इसका, यहाँ पे देख लीजिए सूत्र है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि x केल्विन में एक प्रणाली का तापमान है और y डिग्री सेल्सियस में सिस्टम का तापमान है तो उनके बीच सही संबंध क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ दिया गया बी, यानी कि x इक्वल टू 273 प्लस वाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। केल्विन स्केल में किसी वस्तु के तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है और आपको यहाँ पे आंसर चुनना है। कौन सा इसमें सही दिया गया वो आपको चुनना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 और 4 आपके सही दिए गए हैं, यानी कि यह कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता और यह एक सकारात्मक निश्चित मात्रा हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। परम शून्य जो तापमान में से 10 डिग्री केल्विन है, डिग्री सेल्सियस इकाई में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तापमान हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पेय को एक ही तापमान पर काफ़ी समय तक रखने के लिए थर्मस बोतल की दीवारों पर निम्न का लेप लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि चांदी का परत। क्या हो जाएगा? चांदी का परत। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैसों और तरल पदार्थ में, गैस और तरल पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। थर्मस फ्लास्क में एक द्रव लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई नुकसान नहीं हो पाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए और बी, यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि संवहन और विकिरण दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 10। एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि आंसर दिया गया यहाँ पे बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा बी, यानी कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्म को संकुचल यहाँ पे कुचालक होती है, गर्मी की कुचालक होती है, यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। तेज हवा की रात में ओस नहीं बनती क्योंकि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, यानी कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बताना है कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है और सही ढंग से बताते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है ए, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा के खराब अवशोषक होते हैं, इस कारण से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पसीने के माध्यम से शरीर से पानी की कमी निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि केवल वायुमंडलीय तापमान और केवल वायुमंडलीय आर्द्रता पे, दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। 14 देखेंगे। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस डिग्री पर समान होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 डिग्री, -40 डिग्री से। आगे है क्वेश्चन आपको 15। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि दिया गया विशिष्ट ऊष्मा। आगे देखते हैं। तापमान के निम्नलिखित में से किस एक पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? आंसर हो जाएगा इसका 16 का सी दिया हुआ है, यानी कि केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17। परम शून्य तापमान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्वेश्चन नंबर 18 है। सर्दियों में आप लकड़ी के लट्ठे और लोहे की छड़ को छूते हैं तो आपको लगेगा कि लोहे की छड़ ठंडी है क्योंकि आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक कमरे में स्थापित एक एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल आर्द्रता और तापमान। बी हो जाएगा आर्द्रता और तापमान।
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे 20% RH और 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अब, एक पंखा गर्म मौसम में आराम का एहसास पैदा करता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण के कारण, इवापोरेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गुप्त ऊष्मा स्थिरांक पर ऊष्मा में परिवर्तन से मेल खाती है। आंसर हो जाएगा आपका केवल तापमान। क्या हो जाएगा, केवल तापमान। नंबर 24 है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप समान तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलन का कारण बनती है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा आपका भाप अधिक गर्मी प्रदान करती है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो बढ़ जाता है, बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान पैमाने के बीच का सही संबंध है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, देख लीजिए इसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण संवहन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गैस चूल्हे पर एक बर्तन में पानी उबालना। 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरीके से ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विकिरण। क्या हो जाएगा आंसर, विकिरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यहाँ पे हो जाएगा 29। निम्नलिखित में से कौन से एक गहन गुण है। आंसर इसमें दिया गया है इसका ए, यानी कि अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक आदर्श गैस के समतापी विस्तार के लिए ऊष्मा गति का पहला नियम Q = U + W बन जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि Q = W। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यहाँ पे 273 केल्विन पर जल समान ताप पर बर्फ की तुलना में ठंड आने के कारण क्रम प्रभावी होता है। इसको क्वेश्चन को छोड़िए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 32, जब थर्मोडायनामिक प्रणाली में निरंतर दबाव पर भौतिक परिवर्तन होता है तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर दिया गया इसका ए, यानी किसको कहेंगे, आइसोबैरिक प्रक्रिया। क्या कहेंगे इसे, आइसोबैरिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, चक्रीय प्रक्रिया में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी। आंसर हो जाएगी आपकी सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखते हैं 34, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी दिया गया है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है, परिमिति शून्य ऋणात्मक हो सकती है, यानी कि 2 आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा साउंड एंड वेव्स के आपके क्वेश्चन चालू होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अल्ट्रासाउंड में कंपन की आवृत्ति होती है कितनी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 20 kHz से ऊपर। आगे देखते हैं 36, ध्वनि की तरत्व इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आवृत्ति के द्वारा, यानी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। आगे देखते हैं 37, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कंपन का आयाम। क्या हो जाएगा, कंपन का आयाम। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रति मिनट 60 कंपन, प्रति मिनट 60 कंपन। 39 है, ध्वनि की प्रबलता को इकाइयों में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल में, यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या हो जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि 0.02 सेकेंड। 41 है, नोट एक ध्वनि है, नोट एक ध्वनि है क्या। आंसर हो जाएगा कई आवृत्तियों के मिश्रण का, कई आवृत्तियों के मिश्रण का। 42 है, एक यांत्रिक पियानो की एक कुंजी धीरे से टकराई और फिर से टकराई, लेकिन इस बार बहुत कठिन थे दूसरे मामले में। इसका क्या आंसर हो जाएगा। आंसर दिया गया ए, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ आवाज़ तेज़ी से होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया इसका आंसर। यहाँ देख लीजिए, सोनार का उपयोग पानी के नीचे की पहाड़ियों, हिमखंड, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे है 44, जब हम मंद ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो इसकी वृद्धि करते हैं, किसकी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड की, यानी कि आयाम की।
45 है, मुख्य शॉक वेव शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि इंफ्रासाउंड। 46, इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है सी यानी कि राइनासोरस यानी कि गैंडा के द्वारा। 47 देखेंगे, एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और तार को उपयुक्त रूप से बजाता है। ऐसा करके वह एडजस्ट करता है क्या? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे दिया गया है बी। केवल एक सेकंड, इसका आंसर देखिए 47 में 48 का आंसर चला गया है। इस एक सेकंड, 47 का आंसर हो जाएगा सी। एक सेकंड, आंसर हो जाएगा अन्य संगीत वाद्यों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति दोनों को मैच करता है। 48 यहाँ दिया गया है, 48 हो जाएगा। माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, आपको वहाँ पे मिलान करना है। 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि लकड़ी, वायु और पानी। 49 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि इसका आयाम पर। किसका? इसका आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 यानी कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। 2 हो जाएगा ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और लास्ट आपका ध्वनि प्रकाश की तुलना में धीमी गति से यात्रा करती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता कम करने के लिए हमें करना पड़ता है क्या? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि ध्वनि के कंपन के अपने आयाम को कम करें। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? आंसर हो जाएगा आपका स्टील यानी कि इस्पात में। किस में? स्टील में। 53 नंबर क्वेश्चन, माध्यमों में ध्वनि की गति के आरोही क्रम को रखना है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर हो जाएगा ए यानी कि हो जाएगा पर नाइट्रोजन, उसके बाद हो जाएगा इस्पात, उसके बाद हो जाएगा आपका पानी। आगे देखते हैं 54, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है कितना? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 330 मीटर प्रति सेकंड। 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 55 का इसमें आंसर नहीं दिया, 55 का आंसर नहीं दिया गया है, 56 का आंसर दिया गया। चलिए हम लोग 56 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 के क्वेश्चन को देखते हैं, कंपन करने वाली वस्तु की पीछे की ओर गति से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया आपका ए यानी कि रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा वर्गीकरण। 56 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वर्गीकरण। आगे देखते हैं 57, संगीत समारोह के लिए बनाए गए हॉल की दीवारों को चाहिए क्या? आंसर हो जाएगा अवशोषित ध्वनि यानी कि साउंड को अब्जॉर्ब कर ले। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मात्रा को अपरिवर्तित रहती है। क्या? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि यानी कि डेसिबल में खतरनाक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है? आंसर हो जाएगा आपका 80 डेसिबल से ऊपर। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 165 फीट, 165 फीट। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अंधेरी रातों में चमगादड़ उड़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, यह है क्योंकि वो क्या करते हैं? आंसर हो जाएगा डी यानी कि वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि कथन केवल एक जो है वो आपका सत्य है। यहाँ पे जो है एक है वो सत्य, यानी कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। आगे देखते हैं 63, सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जा सकता है, इसके बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1 और 3 आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पे 1 और 3 यानी कि यह समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करता है, सही है। तीसरा दिया गया है, गहराई को मापने के लिए समुद्र के तल से परावर्तित अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा डिटेक्टर तक पहुंचाने में लगने वाले कुल समय का उपयोग किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि के एकाधिक प्रतिबिंबों का उपयोग करता है? सही कोड का आपको चयन करना है। इसका आंसर दिया गया है आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि स्टेथोस्कोप और मेगाफोन दोनों। 65 नंबर क्वेश्चन है, अब माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से
किस माध्यम में ध्वनि यात्रा कर सकती है? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लकड़ी, वायु और पानी। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता कम करने के लिए हमें करना पड़ता है क्या? यानी कि ध्वनि के कंपन के अपने आयाम को कम करें। आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा आपका कंपन का आयाम। क्या हो जाएगा? कंपन का आयाम। 68 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अधिकतम सुन सकते हैं क्या? आंसर हो जाएगा आपका 25 हर्ट्ज। ठीक है, बी नंबर सही है। 69 नंबर 60 हाँ देखिए 68 और यहाँ 69, ये देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन, ये 68 नहीं है 69 है। पराध्वनि का मतलब मैक नंबर कितना है? पराध्वनि का कितना नंबर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 70। ध्वनि हवा में यात्रा करती है अगर? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विक्षोभ चलती है, विक्षोभ चलती है। 71। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ ऑफ साउंड। 72। मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया में कंपन करता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि टिम्फेनिक झिल्ली। क्या हो जाएगा? टिम्पेनिक झिल्ली। आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73। गलत कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें गलत कथन दिया गया ए, यानी कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो इसका आंसर दिया गया यहाँ पे बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सर्किट खुला है और इससे कोई करंट नहीं बहता। आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। उस परिस्थिति की पहचान करें जो चित्र में दिया गया है जिसमें विद्युत घटक ठीक से जुड़े हुए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि यहाँ पे दूसरा नंबर वाला आपका सही है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ओम के नियम के स्थापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है क्या? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एमीमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये आपका सही दिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, 77 सॉरी। किसी चालक की प्रतिरोध सीधे उसके समानुपाती होता है? 77 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ दिया गया है सी, यानी कि लंबाई। सी हो जाएगा, यानी कि लंबाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78। किसी दिए गए कंडक्टर की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है ए, यानी कि तापमान पर। क्या हो जाएगा? तापमान पर। 79 है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वो घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आपको बताना है इस इमेज में कौन सा सही दिया गया है। इस इमेज में ये आपका सही दिया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एमीमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 82। एक घर में दो बल्ब में एक दूसरे की तुलना से अधिक चमकीला होता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मंद बल्ब का। किसका? मंद बल्ब का। 83 नंबर क्वेश्चन है, लंबाई 1 और व्यास डी के एक धातु के तार का प्रतिरोध आर है, उसी धातु के आर समान लंबाई के लेकिन व्यास के दुगुना तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्किट तत्व में कुल प्रतिरोध क्या है? आंसर दिया गया यहाँ पर सी, यानी कि 3R/2 दिया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम प्रतिरोध क्या है जो प्रत्येक 1/5 ओम के 5 प्रतिरोध का उपयोग करके बनाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 ओम। आगे देखेंगे 86। किसी दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे? आंसर हो जाएगा आपका सामग्री की प्रकृति पे। 87 नंबर क्वेश्चन है, वह कथन चुने जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप में प्रभावित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर दिया गया वर्तमान इंटू समय, यानी कि यहाँ पर दिया गया करंट इंटू टाइम, यानी कि वर्क डन बाई किया गया कार्य हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान इंटू समय, यानी कि करंट इंटू टाइम। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिया है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तेजी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट
घंटा है जो किसके बराबर है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। आगे देखते हैं क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं 92 के पास। प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधकों को बैटरी से जोड़ने पर क्या हो जाएगा? आंसर दिया जाएगा यहाँ बी यानी कि श्रृंखला में जुड़े होने पर उनमें समान धारा प्रवाहित होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 93। एक छात्र का एक प्रयोग करता है और क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले इन क्रमों तार नाइक्रोम तार के 3 नमूने का V-1 ग्राफ बनाता है। ये आप देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब तो पैटर्न चेंज होने वाला है तो कुछ भी दे सकता है, इस कारण से आप इसे देख लीजिए। चलिए 94 देखते हैं। यदि प्रतिरोधकता नहीं बदलती तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोधक का आकार बदल जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है क्या? यानी कि वोल्ट एम्पियर। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चित्र आप यहाँ देख लीजिए। इसे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से दिया नहीं है शायद। चलिए 97 देखते हैं। वर्तमान घनत्व क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका एक वेक्टर मात्रा। आगे देखें क्वेश्चन 98। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। आंसर हो जाएगा यह एक अदिश राशि है। 99 नंबर क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। 100 नहीं दिया शायद, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 शायद यही है, आपको इसका आंसर भी नहीं दिया गया। चलिए छोड़िए, 99 तक आपका ठीक है, इसे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए या कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।